नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो डायबिटीज़ के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। आज दुनिया में 2022 के जो आंकड़े हैं डायबिटीज़ के बारे में, जो इंटरनेशनल डायबिटिक्स फेडरेशन IDF बताता है कि 2022 में दुनिया भर में 55 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित थे, डायबिटीज़ ए हो या डायबिटीज़ बी टाइप हो। भारत में 2022 में ये आंकड़े थे 7.5 करोड़, और ये आंकड़े हर साल 8 से 10% बढ़ रहे हैं। तो डायबिटीज़ क्यों हो रहा है दोस्तों? इसके पीछे 3-4 कारण हैं। एक है मोटापा, दूसरा है अपना खान पान पे ध्यान ना देना, तीसरा है व्यायाम की कमी, चौथा है आनुवांशिक कारण। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ के प्रकार, डायबिटीज़ के लक्षण, डायबिटीज़ का इलाज और डायबिटीज़ होने का कारण। डायबिटीज़ को समझने से पहले हमको अपना पाचन तंत्र को समझना होगा। तो हम पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो हमारे मुख से शुरू होता है, और जो मुख से लगा के हमारे गुदा तक एक भोजन नली है पूरी। उस भोजन नली की लंबाई 32 फीट होती है। तो जब आप भोजन पाचन होता क्या है? असल में पाचन होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देना। क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो जटिल चीज़ खाते हैं, तो उसकी शुरुआत हमारे मुंह से हो जाती है। हमारे दांत उसको पहले छोटा कर देते हैं, पर वो इतना छोटा नहीं कर पाते हैं कि हमारी कोशिकाएं उसको अवशोषित कर सकें। तो भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह से हो जाती है। जैसे हम मुंह में कुछ भी खाते हैं, हमारे दांत उसको चबाते हैं, और जो 3 प्रकार की हमारी 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथि क्या करती है दोस्तों? इनके 3-4 काम होते हैं। पहला, हमने कुछ भी खा लिया तो सबसे पहले लार ग्रंथि जो होगी वो क्या करेगी? वहीं पे जीवाणुओं को मारने की कोशिश करेगी। दूसरा, म्यूकस जो रहता है वो चिपचिपा बनाता है ताकि भोजन अंदर आसानी से जा सके। और क्या करती है? उसको भोजन को क्षारीय करती है ताकि वो अंदर जाए। तो लार ग्रंथि से जो लार निकलती है, अब लार कितनी निकलती है? एक सामान्यतः लार 1 से 1.5 लीटर प्रति 24 घंटे, मतलब एक दिन में एक मनुष्य को 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। छोटे बच्चों में लार ज़्यादा क्यों बनती है? भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि छोटे बच्चे को आप देखेंगे कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, कैसे भी हाथ डाल लेंगे, कुछ भी खिलौना मिला मुंह में डाल लेंगे। तो इसीलिए बनी ताकि वो जो जीवाणु उनके अंदर जा रहे हैं वो वहीं पे नष्ट हो सके। अब जब भोजन लार ग्रंथि उसमें मिक्स हो जाएगी, लार जब वो अंदर जाएगा आहार नली से, आहार नली जो 25 सेंटीमीटर जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, आहार नली में देखो मुंह में जो भोजन का होगा पाचन, वो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होगा। यहीं से शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन। फिर आहार नली में गया, वहाँ कोई पाचन नहीं होता भोजन का, सिर्फ वो वहाँ से नीचे अंदर जाता है अमाशय में। ठीक है, अमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है जहाँ पे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है? भोजन को और छोटे अणुओं में तोड़ता है, क्योंकि दांत तो इतने छोटे अणु में तोड़ नहीं पाया। तो फिर जो भोजन अंदर गया, जिसको हम मोलस कहेंगे, बोलस कहते हैं जिसको, तो वो भोजन को और छोटे अणु में तोड़ेगा HCl। और इसके अलावा जो जीवाणु बच गए हैं, जो जटिल जीवाणु थे जिसको लार ग्रंथि से जो लार निकली वो नष्ट नहीं कर पाई, उनको नष्ट करेगा। फिर वहाँ पे भोजन, सबसे ज़्यादा भोजन आपके अमाशय में रहता है 4 घंटे तक। 4 घंटे तक यह प्रक्रिया चलती है भोजन को पचाने की, जिसमें भोजन वहाँ रुका रहता है, जिसमें अलग अलग एंजाइम मिलते हैं और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो जो तीसरा जठर रस यहाँ पे मिलता है, अब उसमें क्या होता है? रेनिन रहता है, जो अगर आपने दूध पिया तो रेनिन क्या करेगा? आपके दूध को दही में कन्वर्ट कर दे, मतलब केसिन का जो क्रेसिन एक प्रोटीन रहता है दूध के अंदर, उसका पाचन करेगा। दूसरा पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देगा छोटे छोटे अणुओं में। फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? जो अपना लीवर है वहाँ से रस मिलता है भोजन में। और फिर आपके अग्नाशय, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा डायबिटीज़ में। अग्नाशय मतलब पेनक्रियास, जो कि आपके लेफ़्ट साइड में स्थिर होता है। वहाँ से कई एंजाइम आके इसमें मिलते हैं, फिर भोजन आगे बढ़ता है और छोटी आंत में भोजन घूमता है। तो छोटी आंत एक महत्वपूर्ण, छोटी आंत में क्या होता है कि अंगुली नुमा बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिनको हम विली कहते हैं। तो ये विली क्या करेगी? उस भोजन के अंदर से, उसके अंदर कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, तो वो क्या करती है कि जो पोषक तत्व है, मेनली भोजन के अंदर 3 तरह का अवशोषण होता है अपनी उन नलिकाओं के अंदर। एक है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, जिसको हम वसा कहते हैं, और प्रोटीन का। बाकी खनिज, विटामिन और जल,
इनका अवशोषण, इनका पाचन नहीं होता, ये डायरेक्ट ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। इनके अणु इतने छोटे होते हैं कि हमारा शरीर इनको डायरेक्ट अवशोषित कर लेता है, जल को, विटामिन को और खनिज को। जो मेन पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट्स का। तो जब ये इतने छोटे अणु बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट जब टूट टूट के छोटे अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो विली में, जो छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा संरचना है विली जिसे हम कहते हैं, वो क्या करेगी, उस अणु को अपने अंदर, मतलब वो वहाँ से अणु खींच के अवशोषण करेगी अणु का, और जल मतलब अपने खून में उसको प्रवाहित कर देगी। मतलब खून में वो अणु मिक्स हो जाएंगे और फिर वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुँचाएंगे उसको। अब उसके बाद क्या होता है, भोजन फिर आगे बढ़ता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में कोई अवशोषण नहीं होता। मेनली यहाँ जो बचा हुआ जल रहता है उसका अवशोषण होता है और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है, बाकी फिर गुदा द्वार से हमारा भोजन बाहर हो जाता है। तो ये भोजन का पाचन हमने समझा। अब इसमें हम देखेंगे जो मेन रोल निभाता है डायबिटीज़ के लिए वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना एक कार्बनिक यौगिक है। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ देखेंगे कि कार्बन के 6 अणु हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बना होता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, हमारे एनर्जी कौन देता है हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये एक शर्करा ही, आप इसको सरल शब्दों में समझो तो आप शुगर समझो, इसको शर्करा समझो। ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। अब शर्करा, फिर स्टार्च होता है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे पहले शर्करा हो गई, फिर स्टार्च हो गया। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कई शर्करा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आलू को आप जब गलाते हैं तो आप देखेंगे वाइट वाइट रहता है, चावल को गलाते हो तो वाइट वाइट पदार्थ निकलता है, उसको हम स्टार्च बोलते हैं। गेहूँ में स्टार्च पाया जाता है। फाइबर, ये भी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शरीर द्वारा पचाए नहीं जा सकते, लेकिन ये पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, इसमें फाइबर पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा प्रदान करने के अलावा मस्तिष्क के कार्य को, मांसपेशियों के निर्माण को और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम और आगे पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, जो ऊर्जा एक तात्कालिक स्रोत है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा को प्राप्त करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा के सेवन करने से वजन बढ़ सकता है, खासकर अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने दैनिक कैलोरी का लगभग 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट्स से प्राप्त होना चाहिए। मतलब इतना आपके डाइट में 40 से 45%, मतलब 45 से 65% आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। अब जो मेन है कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार होते हैं उसकी संरचना के आधार पर, वो होते हैं मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल अणु जो रहता है, जैसे हो गया आपका ग्लूकोज जिसमें सिंगल अणु है ना, फ्रक्टोज जिसमें सिंगल अणु है, ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, वे एक ही चीनी इकाई से बने होते हैं। मोनोसेक्राइड्स के उदाहरण में आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज शामिल है। ग्लूकोज शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अंततः हमारी बॉडी में इंसुलिन क्या करेगा, मैं आपको डायबिटीज़ में आगे समझाऊंगा। इंसुलिन रहता है, वो इंसुलिन क्या करता है, वो शर्करा को नियंत्रित करता है आपके शरीर के अंदर। तो ये डायबिटीज़ होती बस शर्करा के बढ़ने के कारण है और घटने के कारण, तो इसको हम आगे समझेंगे। तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, सरल रूप है, वो एक ही चीनी इकाई से बने होते हैं। इसके उदाहरण में आएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज शरीर के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है और गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है। फिर आता है डाइसेक्राइड, मतलब जब जो चीनी की इकाई मिल जाते हैं, तो मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डिसेक्राइड मतलब दो। तो क्या होता है, सुक्रोज, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है। सुक्रोज जैसे कि गन्ने में पाया जाएगा आपकी, इसको हम शुगर बोल देंगे, टेबल शुगर, वो सुक्रोज रहती है। उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों जब मिल जाते, कंबाइन हो जाते हैं, तो सुक्रोज बनता है। लैक्टोज और माल्टोज, माल्टोज क्या होता है, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो वो माल्टोज बनाए जाते हैं। सुक्रोज टेबल शुगर है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, माल्टोज माल्ट में पाया जाता है। माल्ट मतलब कि जब आप ये अनाज रहते हैं, अनाज का जो ऊपरी परत रहती है, आप उसको कितना भी भून लो, कितना ही बारीक कर लो, फिर भी उसकी ऊपरी परत बनी रहती है। अगर उसमें से पूरी ऊपरी परत हट जाएगी तो वो मैदा बन जाता है, जिसको आप पचा नहीं सकते। तो ये पाचन तंत्र में, पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण जो माल्ट होता है, माल्टोज होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स कई चीनी इकाइयों से बने होते हैं, मतलब मल्टीपल, पॉली मतलब मेनी, मतलब कई, जब कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे तो पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। तो पॉलीसेक्राइड के उदाहरण में आप देखेंगे स्टार्च,
जब आप स्टार्च देखेंगे, जब आप आलू को गलाएंगे या फिर उसमें पानी डालेंगे या चावल में पानी डाल के रखेंगे, तो आपको एक वाइट चिपचिपा पदार्थ मिलेगा। वो आपको देखेंगे उसमें कई वो जुड़ा रहता है, सिंगल नहीं रहता है वो, ठीक है। सेलुलोज स्टार्च पौधों में पाया जाता है, ग्लाइकोजन जानवरों में पाया जाता है और सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं की भित्ति में पाया जाता है। तो ये सब हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमने समझा कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। इनके उदाहरण पढ़े हमने। तो अंततः क्या होता है, अब हम आते हैं डायबिटीज़ पे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो अंततः वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारे शरीर में। तो ग्लूकोज क्या करता है, वही ग्लूकोज जब अवशोषित होता है, ग्लूकोज जब अवशोषित होता है हमारी छोटी आंत के अंदर, तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम से आपके शरीर की सभी कोशिकाओं के पास पहुंचता है। तो शरीर की कोशिकाओं को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस ग्लूकोज का वो यूज़ करके उसको तोड़ के उसमें से ऊर्जा निकलती है जब ग्लूकोज टूटता है। तो वही बस यही काम है। तो डायबिटीज़ असल में होता क्या है कि अगर मधुमेह एक ऐसी प्रकार की बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। अब ग्लूकोज की मात्रा क्या, अब देखो इसमें मेन जो मैंने कहा था कि मेन रोल रहता है आपके पेनक्रियास का। अब क्या होता है कि जब आपने कुछ खाना खाया, मान लो अभी आपने खाना खाया और अभी आपको वो गया, पाचन हुआ और ग्लूकोज बना ढेर सारा, है ना। पर आप तो कुछ काम कर नहीं रहे, आप आराम से बैठे हैं। तो उस ग्लूकोज का कोशिकाएं तो इस्तेमाल कर नहीं रही, आप ना व्यायाम कर रहे हैं, ना चल रहे हैं, ना कुछ ऐसी काम कर रहे हैं कि जिसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता हो। तो आपने खाना खा के आप बैठ गए या फिर आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब आपने खाना खाया तो ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज आपकी बॉडी में लेवल बढ़ गया। तो यहाँ काम आता है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पेनक्रियास जो रहता है, अग्नाशय, उसके बीटा सेल्स से बनता है वो। तो इंसुलिन क्या करेगा कि अभी आपको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा कि ठीक है भैया अभी इनको ज़रूरत नहीं है, तो हम इस क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। काय में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन आपके लीवर हो गया, आपकी मांसपेशियों में जाके जमा होता है। इंसुलिन जो सीक्रेट होता है वो भी ब्लड स्ट्रीम में रहता है। वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करवा देगा, ठीक है। फिर जब आप काम करने लगेंगे, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या मेहनत का काम कर रहे हैं और तब आपने कुछ खाया नहीं है, आपका उपवास है आज, या फिर आप व्यायाम कर रहे हैं, अब आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो क्या करेगा फिर ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन एक इंसुलिन से विपरीत काम करने वाला हार्मोन है, ये भी पेनक्रियास से ही सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन ने क्या करा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया था। वो ग्लूकोगॉन क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को वापस काय में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो अब होता क्या है कि जब हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस अवस्था को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं मेडिकल की भाषा में, या फिर हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एक विशेष प्रकार का हार्मोन करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन ही उसको बढ़ाएगा ग्लूकोज को बॉडी में और उसको कम करेगा। अगर ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है तो वो ज़्यादा ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा और आपके इसमें ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो फिर भी आपको फिटिकनेस लगेगी। तो ये भी दिक्कत है, ज़्यादा इंसुलिन का होना, और इंसुलिन का कम होना भी दिक्कत है। अगर इंसुलिन कम हुआ तो बॉडी में आपके जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और इंसुलिन ज़्यादा हुआ तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो इसी को मेंटेन करना है, बस एक है। यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, आपको समझना होगा। अब डायबिटीज़ में हम टाइप्स की बात करेंगे। डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा तो नियंत्रित होती है पर किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती। तो ये भी एक डायबिटीज़ का प्रकार होता है कि जिसमें शरीर तो ग्लूकोज को बढ़िया बराबर है, इंसुलिन भी बढ़िया है, पर जो किडनी है उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है। अब मेलिटस के प्रकार हम देखेंगे। जो मेलिटस के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़। मधुमेह में पेनक्रियास की बीटा कोशिका इंसुलिन बनाना बंद कर देती है जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था आती है कि जो बीटा सेल्स वो काम करना बंद कर देती है। अब वो बीटा सेल्स होती कितनी है, वो लगभग 1 ग्राम के बराबर होती है, जो आपकी ज़िंदगी भर आपके लिए इंसुलिन पैदा करेगी पेनक्रियास में। और जब वो काम करना बंद कर देगी तो आपके अंदर इंसुलिन बनेगा नहीं, इंसुलिन नहीं बना तो आपने जो भी खाया वो ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज फिर कहाँ घूमेगा, पूरे शरीर में ब्लड के अंदर घूमता फिरेगा और आपके अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब आपको डायबिटीज़ है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मरीज टाइप ए डायबिटीज़ से प्रभावित होते हैं। यहाँ बच्चों जवान व्यक्ति में ज़्यादातर देखी जाती है। यह केवल
जेनेटिक के कारण होती है। अगर आपके दादाजी या आपके पापा को है, मान लो समझ लो आपके पापा को नहीं और आपको होगी, तो हो सकता है कि आपकी इस पीढ़ी में, मतलब इस पीढ़ी में आपकी जो 7 पीढ़ी है उसमें किसी को डायबिटीज़ जरूर रही होगी, तब जाके वो आगे जेनेटिकल आगे बढ़ी है। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे तो टाइप ए मधुमेह में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है। इस कारण शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इस अवस्था में कोशिका का प्रोटीन एवं लिपिड का टूटना स्टार्ट हो जाता है। अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा बॉडी को, अगर कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिला तो वो एनर्जी कैसे जनरेट करेगी? फिर वो क्या करती है, उस प्रोटीन को तोड़ती है और आपके अंदर के लिपिड को तोड़ती है, तो वो टूटना स्टार्ट हो जाता है जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि बनना बंद हो गया तो शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ गया तो बॉडी क्या करेगी, यूरिन के द्वारा उसको बाहर निकालेगी। तो जब वसा टूटती है, जब ये 2 भागों में टूटता है तो फैटी एसिड और कीटोन और ये यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस कंडीशन को हम कीटो एसिडोसिस कहा जाता है। तो लक्षण हम देखते हैं डायबिटीज़ के, तो इसके मेन लक्षण है, अगर आपको ये चीज़ें हो रही तो आप डायबिटीज़ का टेस्ट कराएं। हम आगे टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टेस्ट करवाना है। अगर आपको थकावट होती है, कमजोरी होती है, वजन कम हो रहा है, हृदय की गति का बिगड़ रहे हैं या फिर यूरिन की मात्रा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति 10 से 12 बार दिन 24 घंटे में वॉशरूम जाता है, मतलब बाथरूम करने जाता है। पर अगर ये संख्या बढ़ के 20 से 24 से 25 हो जाए, आप एक दिन में 20 से 25 बार अगर बाथरूम करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सचेत हो जाना है, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको समझना होगा कि अब मेरे को डायबिटीज़ के लक्षण दिख रहे हैं, मुझे इसका टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि मधुमेह में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, पर शरीर की कोशिका उसके इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ग्लूकोज रेजिस्टेंट होता है कि भैया कोशिकाएँ ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, मतलब ले नहीं पा रही है। तो वो अगर जब कोशिकाएँ सेल्स नहीं लेंगी ब्लड से ग्लूकोज को, तो वो ब्लड में बढ़ता रहेगा और बाकी इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन अपना काम कर रहा है, पर जितना ग्लूकोज वो तो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, पर जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको भी कोशिकाएं मतलब सेल्स नहीं ले पा रहे हैं। तो इस कारण से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट एक उत्पन्न होता है और ये ज़्यादातर मोटे लोगों में देखा जाता है, डायबिटीज़ 2 के पेशेंट। ठीक है, अब कौन सा टेस्ट करवाएं हम डायबिटीज़ के लिए? तो HbA1c टेस्ट, इसका फुल होता है ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन A1c। अब यह एक विशिष्ट प्रकार का टेस्ट होता है जिसका पूरा नाम ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन A1 टेस्ट होता है। इस टेस्ट का इस्तेमाल मधुमेह का पता लगाने में किया जाता है। अगर इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे हम, कि अगर 5 से 7% आता है तो ये नॉर्मल है, और प्री डायबिटिक मतलब 7 से 8% है तो आपको चांसेस है 6 या 1 साल में अगर आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और डायबिटीज़ कब मानी जाएगी, हो गई है आपको जब 8% से ये ज़्यादा आता है। तो दोस्तों ये थी डायबिटीज़ के ऊपर, हम इस पर और विस्तार चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं और आगे किस तरह के हम डाइट ले सकते हैं। क्या एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, क्या सही प्रॉपर डाइट लेने से डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, तो इस पर हम और चर्चा करेंगे। और मैं एक जो मोटी मोटी आपको बात बताना चाहूँगा, तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ क्यों हुई है, क्या पहले भी इतनी डायबिटीज़ के पेशेंट रहे हैं भारत में या विश्व में? नहीं, ये डायबिटीज़ कब बढ़ी है, जब हमने गेहूँ खाना शुरू किया। क्योंकि गेहूँ में जो डायबिटीज़ का कारण जो मुख्य रूप से वो गेहूँ ही है। तो आप दोस्तों मोटा अनाज खाना शुरू करो, बाजरा हो गया, मक्का हो गई, ज्वार हो गई। अगर पूरा मोटा अनाज नहीं खा सकते तो आप मल्टीग्रेन का आटा खाना शुरू करो, जिससे आपकी बॉडी में, क्योंकि अगर आपने 100 ग्राम गेहूँ का आटा खाया तो उसमें 50 ग्लिसराइड इंडेक्स, GI इंडेक्स बोलते हैं उसको, तो वो जो क्वांटिटी होती है जो डिसाइड करती है कि आपके अंदर कितनी शुगर है। तो ये समझो कि 100 ग्राम में 50 ग्राम तो शुगर ही होगी उसके अंदर। तो दूध का कम से कम उपयोग करो। मेनली जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप 3 मेरी बातें माने। पहला, गेहूँ छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो गेहूँ। अगर नहीं छोड़ सकते तो 2 किलो गेहूँ, 2 किलो मक्का, 2 किलो ज्वार, 2 किलो बाजरा लेकर पिसवाओ और उसकी रोटी खाओ। दूसरा, दूध छोड़ दो, दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, भोजन कम खाओ, क्योंकि जब आप भोजन खाओगे, अगर एकदम से ज़्यादा खा लिया तो शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा और फिर आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जब डायबिटीज़ बहुत चरम लेवल पे पहुंच जाती है, फिर वो आपके दूसरे अंगों को प्रभावित करती है। आपकी किडनी ख़राब होगी, आपकी रोशनियाँ ख़राब हो जाएगी आँखों की, आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और आपके हृदय, हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, आपको मतलब अटैक आ सकता है, क्लोटिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो जो आपको मेरी बात मानना है वो 3 काम करियो आप। एक तो आप गेहूँ को छोड़ो,
दूसरा दूध से बनी चीज़ें और दूध को छोड़ो। तीसरा धीरे धीरे दिन में 5 से 7 बार खाओ। आप देखेंगे कि अगर ये 3 बातें आप मेरी मानोगे तो आपका विदिन 3 मंथ, आप खुद ही चेक कर लीजिए, 1 महीने के बाद ही आप चेक करवा लीजिए अपनी डायबिटीज़ कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें